हिंदी की कक्षा में हम आदिकाल के नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल का नामकरण, देखो आदिकाल को ग्रियर्सन साहब थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल का क्या नाम दिया? आदिकाल को चारण काल किसने दिया? ग्रियर्सन। मानी चारण, उस समय क्या चारण जाति के लोग अधिक कवि थे उस रचना करने वाले, इसलिए ग्रियर्सन ने आदिकाल क्या नाम दिया? चारण काल दिया। मिस्र बंधु थे, उन मिस्र बंधुओं ने आदिकाल क्या आरंभिकी काल का, मिस्र यानी मिस्र आरंभिकी, मिस्र ने क्या कहा? आरंभिकी काल का आदिकाल का नाम आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा। गणपति चंद्र गुप्त, इस गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिकी काल कहा या शून्य काल, दोनों एक ही बात है। को प्रारंभिक काल या शून्य काल किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न बन सकता है कि आदिकाल को शून्य काल किसने कहा? तो आदिकाल को शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल था, उसने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से कहा। किस नाम से? वीर गाथा काल के नाम से कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इस विश्वनाथ, विश्व का जो नाथ होगा वो पूरे आदिकाल क्या नाम दिया? वीर काल। क्या नाम दिया? वीर काल नाम दिया। विश्वनाथ ने क्या कहा? वीर काल। रामचंद्र ने वीर गाथा काल का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल का क्या नाम दिया? बीज वपन काल। बीज वपन काल किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल का क्या नाम दिया? कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल का, आदिकाल क्या कहा? संधि काल और चारण काल। जो कि चारण काल कहा तो ग्रीष्म आ जाएगा, संधि काल और आचारण काल दोनों किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल अपभ्रंश काल का नाम दिया। क्या नाम दिया? बच्चन सिंह, बच्चन अपभ्रंश, बच्चन ने क्या कहा? अपभ्रंश काल का। धीरेन्द्र वर्मा ने भी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उसने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल का, तो अपभ्रंश काल दो कवि ने कहा था। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल का। सुमन राजे ने 2003 में हिंदी साहित्य जो आधा इतिहास लिखा था, उस आधा इतिहास में सुमन राजे ने आदिकाल को आधार काल नाम दिया। क्या नाम दिया? आधार काल। भाई हिंदी का आधार काल था, तो आधार काल सुमन राजे ने कहा। वासुदेव सिंह ने क्या कहा? उद्भव काल का, आदिकाल का नाम दिया वासुदेव, उद्भव काल। वासुदेव ने क्या कहा? उद्भव काल का। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समर्थन, इसका समर्थन आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया, आदिकाल नाम दिया, और इसका समर्थन डॉक्टर नागेंद्र ने किया। तो आदिकाल किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, और इसका समर्थन किया डॉक्टर नागेंद्र ने किया। राहुल सांकृत्यायन और केदार पांडे, राहुल सांकृत्यायन केदार पांडे ने सिद्ध सामंत काल का क्या नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन ने क्या दिया? सिद्ध सामंत। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल का क्या नाम दिया? जय काव्य काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल का, लेकिन आदिकाल को आदिकाल आचार्य द्विवेदी का था। परीक्षा के दृष्टि से ये क्रम रहेगा। सबसे पहले आदिकाल, सबसे बड़ा आदिकाल किसने कहा? यदि प्रश्न पूछ जाए कि आदिकाल किसने? आचार्य द्विवेदी ने, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दूसरा माना जाता है सिद्ध सामंत काल, किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का। उसके बाद अपभ्रंश काल, और उसके बाद अपभ्रंश काल, तीन नाम इसके इंपॉर्टेंट, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल। आदिकाल आचार्य द्विवेदी ने कहा था, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। उसके बाद अपभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह दोनों इसको अपभ्रंश काल कहा था। सभी कालों की भाषा निम्न प्रकार है। आदिकाल में कौन सी भाषा थी? अपभ्रंश भाषा चलती थी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा चलती थी। कौन से काल में? आदिकाल में भाषा थी अपभ्रंश, इसलिए अपभ्रंश काल डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने अपभ्रंश काल इसलिए कहा क्योंकि आदिकाल के अंदर जो भाषा का प्रयोग करता था वो भाषा थी अपभ्रंश भाषा थी। दूसरा भक्ति काल में जो संत लोग थे वो तो साधुकड़ी भाषा, उनकी साधुकड़ी भाषा, उनमें सभी भाषाओं का प्रयोग मिलता था। संत लोगों में साधुकड़ी भाषा थे, साधु थे, सभी जगह घूमते थे, उनमें सभी भाषाओं का मिश्रण था उसके अंदर। सूफी लोग अवधी भाषा का प्रयोग करते थे। सूफी लोग क्या थे? अवधी भाषा का प्रयोग। और राम काव्य परंपरा के जो कवि थे, राम काव्य उनकी भाषा मुख्य रूप से अवधी भाषा थी। और कृष्ण कवियों की थी कृष्ण काव्यधारा जो कवि थे उनकी मुख्य भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा।
राम वाली अवधूतिक, कृष्ण वाली ब्रज भाषा, सूफी वाली अवधूतिक, संत वाली साधु तुकड़ी। लेकिन इसमें साधु सुधक साधु साधुकड़ी भाषा थी, इसमें सभी भाषा मिश्रण था, लेकिन मुख्य रूप से इसमें अवधि भाषा थी, यानी ब्रज भाषा केवल कृष्ण काव्य परंपरा में ब्रज भाषा आएगी भक्ति काल में। ब्रज भाषा अवधि, इसमें अवधि 2 या 40% 60% अवधि भाषा और ब्रज भाषा। देखिए अगर भक्ति काल में ब्रज भाषा और अवधि भाषा, यानी 40% के आसपास तो ब्रज भाषा थी और 60% अवधि भाषा का प्रयोग होता था भक्ति काल में। रीति काल में क्या कह रहा, ब्रज भाषा भी थी रीति काल में और अवधि भाषा थी, लेकिन जब रीति काल आया तो उसमें ज़्यादा भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। लगभग 95% ब्रज भाषा का जो रचनाएं लिखी थी रीति काल की वो ब्रज भाषा में थी। लगभग 5% भाषा इतनी बहुत ही कम, नाम मात्र 5% भाषा अवधि भाषा में लिखा गई। क्या करा कि भक्ति काल में, जो भक्ति काल था उस भक्ति काल के अंदर 2 भाषाएं मोस्ट थी, कौन कौन सी, एक तो ब्रज भाषा और एक अवधि भाषा। जो अवधि भाषा थी लगभग 60% अवधि भाषा का प्रयोग होता था उस काल में भक्ति काल में, और लगभग 40% ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। रीति काल में उल्टा हो गया। रीति काल में क्या हो गया कि रीति काल में ब्रज भाषा और अवधि भाषा दोनों भाषा थी, लेकिन रीति काल में ब्रज भाषा ज़्यादा प्रयोग है, लगभग हावी होगी 95%, 5% अवधि भाषा। आधुनिक काल, आधुनिक काल में देखो भारतेंदु काल और द्विवेदी काल, 2 युग। भारतेंदु काल ब्रज भाषा प्रयोग होता था और द्विवेदी काल में खड़ी बोली यानी हिंदी का प्रयोग होने लगा। द्विवेदी काल से खड़ी बोली का प्रयोग और भारतेंदु काल में ब्रज भाषा प्रयोग। सबसे अधिक साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया, सबसे ज़्यादा साहित्य कौन सी भाषा, ब्रज भाषा, क्योंकि कृष्ण भक्ति का खूब सूरदास बड़े बड़े कवि इसमें होते हैं, तो सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा गया ब्रज भाषा में। सबसे अधिक साहित्य किस लोक बोलने को, भोजपुरी में लोक बोली पूछा गया तो भोजपुरी भाषा ब्रज भाषा। आदिकाल में सबसे अधिक भाषा अपभ्रंश भाषा, आदिकाल में सबसे अधिक भाषा अपभ्रंश भाषा है। कौन सी भाषा, अपभ्रंश भाषा। आदिकाल में सबसे अधिक भाषा अपभ्रंश भाषा प्रयोग हुआ। नामकरण और काल विभाजन के 3 आधार हो सकते हैं। व्यक्तियों के आधार पर भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है। भारतेंदु व्यक्ति नामकरण और काल विभाजन के 3 आधार हो सकते हैं। भाई नामकरण कोई भी काल बांटा गया, उस कालों का किस आधार पर नामकरण किया गया और उसका काल विभाजन 3 आधार पर कर सकते हैं। जैसे व्यक्तियों के आधार पर तो 2 काल होते, एक तो भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु होगा और एक द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग, 2 युग होगी। नामकरण और काल 3 आधार हो सकते हैं। पहला व्यक्तियों के आधार पर, व्यक्तियों के आधार पर 2 काल बने थे, एक तो भारतेंदु काल जो आधुनिक काल में आता है और द्विवेदी काल भी आधुनिक काल में आता है। ऐतिहासिक काल क्रम के आधार पर 3 काल बने, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदि, मध्य, आधुनिक इतिहास के आधार पर है। काव्य की प्रवृत्तियों के आधार पर 4 काल बने। काव्य की प्रवृत्ति छायावाद प्रवृत्ति थी, इसे छायावाद काल बन गया। प्रगतिवादी की भावना थी, उसमें प्रगतिवाद काल बन गया, जिसमें प्रयोग करने की भावना से प्रयोगवाद हो गई और नई कविताएं नई कविता काल बन गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण मुख्यतः किस आधार पर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर, एक प्रश्न है जैसे आचार्य प्रश्न बन जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नामकरण मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। जनता की चित्त प्रवृत्ति के आधार पर, साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर, जनमानस चेतना के आधार पर और ग्रंथों के आधार पर। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ग्रंथों के आधार पर किया गया था, क्योंकि उसमें ग्रंथों में वीर तक भावना ज़्यादा थी, तो ग्रंथों के आधार पर किया गया था। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को विवेचित करते हुए 12 ग्रंथों को आधार पर किया, यानी इन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम रखा। इन्होंने 4 ग्रंथ साहित्यिक अपभ्रंश में बताए हैं, 4 ग्रंथ साहित्यिक अपभ्रंश बताए और 8 ग्रंथ देश भाषा में रचित बताए। कुल 12 ग्रंथ थे। उन 12 ग्रंथों का आधार पर क्या नाम दिया, वीर गाथा काल नाम दिया आदिकाल का। उनमें से 4 ग्रंथ उनकी भाषा कैसी साहित्यिक अपभ्रंश भाषा थी और जो 8 ग्रंथ थे वो देसी भाषा में लिखे गए थे। 4 साहित्य अपभ्रंश भाषा कौन कौन से लिखे गए थे। विजयपाल रासो, किसी ने कहा था नल सिंह बोल दो, नलहर सिंह बोल दो, नलहर सिंह या नल सिंह, विजयपाल नल सिंह साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। हमीर रासो सारंगधन, ये भी अपभ्रंश भाषा में। कीर्तिलता का और कीर्तिपता का दोनों विद्यापति की है, ये भी अपभ्रंश भाषा में। कीर्तिलता विद्यापति ने राजा कीर्ति सिंह के दरबार में लिखी थी और कीर्तिपता का शिव सिंह के दरबार में। देश भाषा की रचना कौन कौन सी थी। खुमान रासो जो दलपति विजय की थी, या दलपति विजय कह दो। तो खुमान कौन होगा, जो दलों का कैसे याद करेंगे खुमान रासो भाई। खुमान किसको आएगा, जो अपने दल का पत्ती होगा, दल का जो पत्ती होगा उसको खुमान आ जाएगा। परमाल रासो जगनिक,
जगनिक आलाखंड की परंपरा, आलाखंड भी परमार रासो का ही नाम है। जगनिक, जगनिक नहीं कहता परमाल रासो, इस परमाल रासो दूसरा नाम आलाखंड भी कहते हैं इसको। आलाखंड का तो चाहे परमाल रासो एक ही बात है, किसी ने कहा जगनिक नहीं, परमार रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायनी, बिसल देव रासो नरपति नाल ने, ये श्रृंगार रस की रचना है। बिसल देव रासो की इसकी रचना, इसमें श्रृंगार रस की रचना की गई है नरपति नाल ने, बिसल देव रासो। जस मयंक चंद्रिका मधुकर कवि, जस मयंक, जस चंद्रिका मधुकर कवि, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। मान ली कैसे याद करेंगे भाई, कोई फटाका फूटता, भट्ट दिन से फूटा तो प्रकाश फैल गया, तो जयचंद्र प्रकाश है, चंद्रमा का जय कैसे प्रकाश का फूला, जो भट्ट दिन से हुआ तो भट्ट केदार। विद्यापति की पदावली, विद्यापति ने देसी भाषा में, अमीर खुसरो की पहेलियाँ देसी भाषा में अमीर खुसरो ने। रीतिकाल की हम्मीर रासो रचना जोधराज ने की थी। रीतिकाल की, रीतिकाल में जो हम्मीर रास होती है उस हम्मीर रास रचना जोधराज नामक कवि ने की थी। रीतिकाल के जो हम्मीर रासों की रचना कवि जोधराज ने की थी। शुक्ल जी के नामकरण पर आपत्ति किसने, पेयोर ने की। शुक्ल जी ने जो नामकरण किया था उन पर आपत्ति किसने की थी, पेयोर नामक एक विद्वान ने की थी। शुक्ल जी ने सिद्ध व नाथ साहित्य को धार्मिक व सांप्रदायिक कोटि का कहकर विशुद्ध साहित्य से बाहर कर दिया था। क्या कह रहा है कि शुक्ल जी ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को, सिद्धों का साहित्य, सिद्ध का जो साहित्य उसको, और नाथों का जो साहित्य था उन साहित्य, दोनों साहित्य उन्होंने क्या धार्मिक और सांप्रदायिक कोटि का मान करके जो विशुद्ध साहित्य था उन साहित्य से इनको अलग कर दिया था। तो शुक्ल जी ने विशुद्ध साहित्य किसको अलग किया था, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को। क्यों क्या था, क्योंकि धार्मिक सांप्रदायिक कोटि का मान करके, जो ये उचित नहीं है। क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि धार्मिक होने मात्र से यदि कोई साहित्य विशुद्ध साहित्य काव्य की कोटि श्रेणी से बाहर हो जाता है तो भक्ति काल के साहित्य को कहाँ रखा जाएगा, कि भक्ति काल में जो साहित्य अधिकतर धार्मिक श्रेणी का था, इसलिए हम इन साहित्य को बाहर नहीं कर सकते। लेकिन शुक्ल जी ने सिद्ध और नाथ साहित्य को विशुद्ध साहित्य से बाहर कर दिया। सिद्ध व नाथ साहित्य से हिंदी साहित्य की पीठिका निर्मित होती है, कि हिंदी साहित्य जो नींव है, पीठिका वही सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से निर्मित होती है। इसे अलग कर देने का अर्थ अपनी जड़ों को कुठाराघात, जड़ों पर कुठाराघात कर देना, यानी इनको अलग कर देने का मतलब है कि उनकी जड़ों के साथ में, हिंदी साहित्य की जड़ों के साथ कुठाराघात कर देना। चारण साहित्य के वीर रस के अतिरिक्त धर्म आध्यात्मिक श्रृंगार, यही ये भी जनता की चित्तवृत्ति है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजरें इन चित्तवृत्तियों की उपेक्षा नजरअंदाज कर गई, यानी इनको नजरअंदाज कर गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नामकरण दिया वह भी उचित प्रतीत नहीं होता है। जैसे विजयपाल रासो 16वीं सदी का था, विजयपाल रासो का भाई 16वीं सदी में आया था। कुमार रासो 17वीं 18वीं सदी की रचनाएं सिद्ध हो चुकी है, अतः दोनों रचनाएं आदिकाल के दायरे से बाहर हो जाती है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसल देव रासो और अमीर खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली को वीर रस के दायरे से बाहर कर दिया। किस किस को, बिसल देव रासो को, अमीर खुसरो की पहेलिया को और विद्यापति की जो पदावली थी इनको स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के दायरे से इनको बाहर कर दिया। अमीर रासो, परमार रासो यह रचना नोटिस मात्र है, यह रचनाएं नहीं है, इनका नाम मात्र ही है। दयालदास की राठौड़ारी ख्यात में उल्लेख मिलता है कि कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद के दरबार में मधुकर कवि और भट्ट केदार रहा करते थे। किस दरबार में, जयचंद के दरबार में। कौन कौन से कवि, मधुकर कवि और भट्ट केदार, जिन्होंने जयचंद्र की प्रशंसा में मधुकर कवि ने तो जस मयंक जस चंद्रिका लिखी थी और भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश वीर प्रस्तुति पर महाकाव्य की रचना की। ये दो रचनाएं अनुपलब्ध है। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा था। स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को क्या नाम दिया, जाली ग्रंथ नाम दिया। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक कहने वाले डॉक्टर बुल्लर थे, यानी सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था, किसने माना था, बुल्लर ने माना था। और जाली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को। इस प्रकार शुक्ल जी का वीर गाथा का नामकरण धराशायी हो जाता है। इसीलिए इन सब आधारों पर शुक्ल जी का जो नामकरण वीर गाथा काल का नाम दिया वो क्या धराशायी हो जाता है, टूट जाता है, इसका नाम को उचित नहीं रहता है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नामकरण आदिकाल नाम दिया था। यह नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है, किसका, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। आदिकाल कहने से भाव, भाषा एवं शिल्प संबंधी तमाम
गुत्थियाँ सुलझ जाती है आदिकाल कहने से। उसमें भाव, भाषा, सिर्फ समझ सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती है आदिकाल की। हिंदी भाषा प्रारंभिक रूप सरप्पा की कविताओं में मिल जाता है। क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक रूप है वो किन की कविता में मिलता है? सरप्पा की कविता में मिल जाता है कि जय मन पवन न संचरहि रवि शशि नहीं पवेश अतय घट चित विश्राम करो सरयू कई अवशेष। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति किसकी पंक्ति है? सरप्पा की पंक्ति है, जो कि हिंदी का प्रारंभिक रूप है। हिंदी की यानी हिंदी जब शुरू होती है उस समय की भाषा ये है कि जेहि मन पवन न संचरहि रवि शशि नहीं पवेश ते घट चित विश्राम करो सरे कहे उवेश। पंक्ति किसकी? सरप्पा की कवि पंक्तियां ही है। भाव के स्तर पर यहाँ श्रृंगार भी है, भक्ति है, नीति है, आध्यात्म है, वीर है। सभी भाव जिस प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में विकास हुआ उन सभी का आदि रूप यहाँ विद्यमान है। शिल्प संबंधी जितने भी पहलू है उन सभी का आदि रूप यहाँ विद्यमान है। किसमें? इस पंक्ति में जय मन में कि शिल्प संबंधी जितने, क्योंकि यहाँ पे भक्ति भी मिलते हैं, श्रृंगार मिलते हैं, नीति मिलती है, आध्यात्म, वीर, यह शिल्प संबंधी सभी सारे पहलू है और इन सारे पहलू का यहाँ मिल जाते हैं। जैसे राउर वेल जैसे रचना, जैसे चंपू रचना, राउर वेल चंप जैसे चंपू रचना, उपदेश रसायन जैसा सुंदर खंड काव्य, पृथ्वीराज रासो जैसा महाकाव्य, विशलदेव रासो जैसा ललित मुक्त काव्य, वर्ण रत्नाकर शब्दकोश उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसा व्याकरण ग्रंथ आदि काल में प्राप्त हो जाता है। अपभ्रंश और हिंदी का अंतर संबंध विविध मत। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इन्होंने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। क्या कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब ने कहा था। क्या कहा था? पुरानी हिंदी कब कहा था? 1921 में। 1921 में अपभ्रंश में कौन सी उत्तर अपभ्रंश को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा था? पुरानी हिंदी नाम दिया था। 1921 में काशी नागरिक प्रचार पत्रिका में पुरानी हिंदी लेखमाला है। 1921 में काशी नागरिक प्रचार पत्रिका में पुरानी हिंदी क्या लेखमाला है। 21 में काशी नागरिक प्रचार पत्रिका में पुरानी हिंदी लेखमाला है। क्या नाम है? लेखमाला। 1921 में काशी नागरिक प्रचार पत्रिका में पुरानी हिंदी लेखमाला प्रकाशित की। इस बात का समर्थन रामचंद्र शुक्ल व राहुल शंकर ने किया था। क्या कह रहा कि पुरानी 1921 में काशी नागरिक प्रचार पत्रिका में पुरानी हिंदी लेखमाला नाम से प्रकाशित की और इस बात का संबंधन आचार्य रामचंद्र शुक्ल व राहुल शंकर ने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृतिक भाषा हिंदी या उत्तर अपभ्रंश का क्या कहा था? पुरानी हिंदी को प्राकृतिक भाषा हिंदी या अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी इनके अनुसार उत्तर अपभ्रंश हिंदी नहीं है लेकिन हिंदी के निकट जरूर है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं कि उत्तर अपभ्रंश है वो हिंदी नहीं है लेकिन हिंदी भाषा के निकट जरूर है। इसलिए द्विवेदी जी कहते हैं अतः अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए। अतः जो अपभ्रंश का जो साहित्य है उसको हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। यह कारण है कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का वास्तविक प्रारंभ भक्ति काल से माना है, क्योंकि भक्ति काल का साहित्य हिंदी की बोलियों अवधि ब्रजभाषा में लिखा गया है। प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 2 ग्रंथ लिखे, भाषा और समाज डॉक्टर रामविलास शर्मा का है और भाषा और संवेदना ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। किसका? भाषा और समाज रामविलास शर्मा का है और भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी के 2 ग्रंथ, ये 2 ग्रंथ है अलग अलग। भाषा और समाज रामविलास शर्मा, भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी के हैं। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी ग्रंथ है और भाषा और समाज रामविलास शर्मा का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार अपभ्रंश का हिंदी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि अपभ्रंश का हिंदी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसने कौन कह रहा है ये बात? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भाषा और समाज ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में क्या कह रहा है कि अपभ्रंश का हिंदी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, अतः अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने संस्कृत से हिंदी भाषा के विकास परंपरा को सुगम, नचीनी, आसान से कहकर अस्वीकार कर दिया गया है। क्या कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने जो संस्कृत से हिंदी भाषा के जो विकास की परंपरा को सुगम या आसान से कह करके अस्वीकार कर दिया। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा, पाली से प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक से अपभ्रंश भाषा,
अपभ्रंश अवट भाषा, अवट से फिर पुरानी हिंदी। पाली भाषा है, पाली भाषा में बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली भाषा है। बुद्ध के उपदेश भाषा कौन सी है? पाली भाषा है। प्राकृतक भाषा, महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा कैसी है? प्राकृतक। महावीर स्वामी ने जिस भाषा में उपदेश दी वो प्राकृतक भाषा थी, और बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दी वो पाली भाषा थी। उत्तर लौकिक संस्कृत कौन सी भाषा है? उत्तर लौकिक संस्कृत कौन सी भाषा? पाली भाषा है। उत्तर पाली कौन सी भाषा? प्राकृतक भाषा है। उत्तर अवट कौन सी भाषा? पुरानी हिंदी है। उत्तर वैदिक संस्कृत कौन सी भाषा? लौकिक संस्कृत है, उत्तर वैदिक संस्कृत की भाषा है। उत्तर काल का मतलब होता है बाद वाली भाषा होती है। ठीक है दोस्तों।